बात करें यहाँ से, अगर अब कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी हमने आज $139 पर ट्रेडिंग होते हुए देखी है। कच्चे तेल में आज भी बढ़त का दौर जारी है और खबरें भी हैं कि अमेरिका ने रूसी कच्चा तेल, गैस और एनर्जी इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, उन पर बैन लगा दिया है। और जो यूके है वो भी अब इसी प्रक्रिया में है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करने से कच्चे तेल की जो मार्केट है अभी और ज्यादा उछलने वाली है? देखिए, अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। इसका प्रभाव भारत सहित पूरे विश्व में पड़ने की संभावना है और यूरोपीय देश में तो इस प्रतिबंध का जो पालन करते हैं तो पूरे यूरोप में ऊर्जा का संकट पैदा हो जाएगा। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ अपनी जरूरत का 40% गैस और 50% कोयला और 1/3 यानी 1/3 तेल रूस से आयात करता है। दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 8 से 10% रूस से ही आता है और रूस हर रोज 70 लाख बैरल कच्चा तेल का निर्यात करता है। इससे अधिकतर हिस्सा यूरोप के हिस्से में जाता है और ये प्रतिबंध यदि लग जाता है तो सप्लाई बाधित होती है तो उससे पूरा यूरोप संकट में आ जाएगा और इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में पड़ने की संभावना बनेगी। और गौरतलब है कि रूस सबसे ज्यादा जो प्रतिबंधित देश है वो है स्विट्जरलैंड 568, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। ये सारे जो देश हैं ये अभी प्रतिबंध करते हैं तो ये समस्या आ सकती है। और गैस की आपूर्ति यदि रुक जाती है या बाधित हो जाती है तो यूरोप बड़े संकट में आ जाएगा और वहां पे इंडस्ट्रियल उत्पादन हो या फिर घरेलू बिजली, इन सभी पर संकट आ जाएगा। गौरतलब है कि हमने आपको युद्ध शुरू होने से पहले ही आपको आगाह किया था कि मार्च के महीने के अंदर ऊर्जा संकट की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं और वो देखिए अब ऐसा माहौल बन रहा है और इसके अंदर बड़ी परेशानियां भी आ रही हैं। और गौरतलब है कि यदि आपने देखा हो कि कुछ समय पहले भी, कुछ महीनों पहले एक बार ऊर्जा संकट हुआ था। वो ऊर्जा संकट यूरोप में और चाइना दोनों जगह हुआ था और यूरोप में जो गैस लाइन की जो आपूर्ति के बीच में कोई डिस्टर्बेंस थी, टूट गई थी, उससे पूरा यूरोप बड़ा परेशान हो गया था, बड़ी दिक्कतें आई थी। तो लड़ाई यदि बढ़ती है और जिसकी संभावना अब धीरे धीरे, मैं ये आपसे एक और चर्चा करना चाहूंगा ताकि ये शो ऐतिहासिक बने। आने वाले कुछ समय के अंदर मुझे जो लगता है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक लड़ाई की माहौल अब बादल धीरे धीरे छटने लगेंगे क्योंकि यूक्रेन के सामने रशिया का जो प्रपोजल है कि नीटो में नहीं शामिल होना, वो उसको मानने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यद्यपि रूस के ऊपर अमेरिका आइसोलेशन का प्रैक्टिस अपना रहा है, यानी उसको अलग थलग कर रहा है विश्व समुदाय से, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, उसकी इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको तुरंत डायरेक्ट असर पड़े। लेकिन यूरोप को ये चीजें मानने से यूरोप की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि रशिया उसका सबसे बड़ा सप्लायर है और यदि वहां से परेशानी आती है तो उसमें उस यूरोप को की बर्बादी तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई भी दोहराए कोई शक नहीं है क्योंकि अल्टरनेट अरेंजमेंट करने के अंदर बरसों लगते हैं। वो एक दिन में नहीं पैदा हो जाती है, ना एक दिन में होता है। चाहे वो खासकर विशेषकर जो एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, बिजली है, गैस है, तेल है, ये बहुत महंगे पड़ेंगे और दूसरा रशियन भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे युद्ध के बादल छटने लगेंगे और यूक्रेन नीटो में नहीं शामिल होने का अपना निर्णय वो ले लेगा और इससे रशिया के पास युद्ध बंद करने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि 2-5-10 दिन से ज्यादा मुझे अब नहीं लगता है कि अभी और कोई युद्ध की स्थिति धीरे धीरे रहेगी। अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण डेट मैं घोषणा करना चाहता हूं, वो है 20 मार्च। 20 मार्च के बाद सिचुएशन काफी हद तक काबू आने की पूरी संभावना बन रही है। ये घोषणा मैं कर रहा हूं ये आपसे 9 मार्च सन 2022 बुधवार, समय लगभग 11:50। ये मैं आपको बता रहा हूं कि 20 मार्च के बाद में सिचुएशन काफी हद तक काबू आने की पूरी संभावना बनती है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, आपने ऐसा बोला कि 20 मार्च के बाद सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो सकती है, तो जानना चाहूंगा कि 20 मार्च के बाद ऐसा क्या होगा या इस दौरान के आसपास ऐसा क्या होगा जिससे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो सकती है? देखिए, इस जो अगले 10 दिन है, इस 10 दिन के अंदर यूक्रेन अपना फैसला ले लेगा कि उसको नीटो में शामिल होना है या नहीं होना है, नंबर 1। नंबर 2, जो रशिया की जो दूसरी शर्तें हैं
कि ईस्टर्न यूक्रेन के में जो राज्य हैं उनको मान्यता देना, नीटो में शामिल नहीं होना, ये दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। यदि ये दो महत्वपूर्ण शर्तों के ऊपर यूक्रेन काम करेगा और इससे रशिया के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि अपना युद्ध बंद करे। और धीरे धीरे जो आर्थिक प्रतिबंध है, वो जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने रशिया के ऊपर लगाए, उसका भी असर रशिया की इकोनॉमी पे तो काफी पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी बैंकिंग व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। रशियन करेंसी के अंदर लगभग 70-75% से अधिक की गिरावट दर्ज हो गई है। रशियन बाजार बिल्कुल टूट चुके हैं। रशियन कंपनीज को बड़ी परेशानियां हो रही हैं, जो उसको इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, सबको बड़ा परेशानी है। लेकिन ये युद्ध के हालात में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो कोई भी जो देश इन परिस्थितियों को देखते हुए ही युद्ध का ऐलान करता है और वो इन चीजों के लिए मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से तैयार होता है और उसके लिए वो अल्टरनेट अरेंजमेंट जरूर करता है। और पुतिन का जो नजरिया है, क्योंकि रशिया की यदि आप भौगोलिक स्थिति देखें तो उसके लगभग 13 देश उसे नीटो से ऑलरेडी उसमें शामिल हो चुके हैं और ये जॉर्जिया, ये यूक्रेन भी शामिल हो जाता है, तो इससे रशिया की सीमाओं पर नीटो का प्रभाव लगभग स्थापित हो जाता है और वो उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए पुतिन का कहना है कि ये रशिया के लिए राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो वो अपनी रक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है, ऐसा पुतिन का कहना है। और यदि हम भौगोलिक स्थिति भी देखें तो ये सामने नजर भी आ रहा है। अब यूक्रेन जो कि वीट का 5वां बड़ा निर्यातक देश है, रशिया यानी गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, 3 करोड़ टन से ज्यादा वो निर्यात करता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सनफ्लावर ऑयल और ये सब कुछ चीजें, खासकर फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीजें जो मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, इसका पूरा असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है और उसका अब नतीजा धीरे धीरे आप देखने को मिल जाएगा। अब ये 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन की समाप्ति हो गई है। अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर जब पेट्रोल के प्राइसेस 5 से 10 रुपए बढ़ेंगे, डीजल के प्राइसेस 5 से 10 रुपए बढ़ेंगे, तो उस वक्त देखिएगा कि भारत के अंदर भी बड़ी परेशानियां होंगी। यद्यपि भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा सकती है, चाहे वो भारत की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे अमेरिका की हो। जब महत्वपूर्ण देशों के बीच के अंदर आपस में तनातनी होती है तो इसका असर हर आमो खास पे पड़ता है, चाहे वो 5000 किलोमीटर दूर बैठा हो या 30,000 किलोमीटर दूर बैठा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये चीजें लंबे समय तक नहीं खींचे, ये पूरी विश्व शांति के लिए जरूरी भी है। और मैं यही कहूंगा कि हमें जो भारतीय कर सकते हैं, खाली प्रार्थना कि भाई विश्व युद्ध में कन्वर्ट ना हो और रशिया और यूक्रेन को समझ आए और ये वापस हालात गुजरे, इससे पहले ये समाप्ति हो जाए। तो मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि 20 मार्च के बाद धीरे धीरे सिचुएशन काबू आ जाएगी और उसके बाद अप्रैल 15-14 के बाद में स्थिति काफी हद तक नॉर्मलाइज होने की संभावना बनती है। ये डेट आप नोट करें और मैं चाहूंगा कि ये जब ये स्थिति आ जाए उस वक्त हम दोबारा दिखाएं कि 20 मार्च से सिचुएशन काबू आएगी और 14-15 अप्रैल तक के बाद में ये स्थिति पूर्ण तरह से नॉर्मल होने की संभावना है। जी अखिलेश जी। तो काफी बड़ी ऐतिहासिक भविष्यवाणी की है कर्नल अजय जी ने। कर्नल अजय जी के मुताबिक सिचुएशन जो अभी इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है वो 20 मार्च के आसपास थोड़ी कूल डाउन होती नजर आ सकती है, थोड़ी ठीक होती नजर आ सकती है और अप्रैल के मध्य तक जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा और सुधार भी हो सकता है।